चश्मा पहन लिया हाथी ने, चलेगा महलकता तो दबेगा पंजा और उड़ जाएगा। अरे एक एमएलए को, एक आदमी को 8वीं बात उसमें उतार रही हो ना आरक्षण के मामले में। जो आरक्षण की जो रिजर्वेशन है उसमें कास्ट को बांट दिया गया। इन्हें किया क्या है? बेरोजगारी बढ़ाई है, युवाओं का शोषण हुआ कौशल रोजगार के तहत। ऐसे ही कांग्रेस में पाटम टूट लड़ाई झगड़े, कोई आइडल लीडर नहीं है। एक ही बंदा अपनी पावर लेके बैठा है, तो दूसरा भूल ही सकता, तो दोनों खत्म है। पार्लियामेंट का इलेक्शन था वो मोदी भगाने का था, बीजेपी भगाने का था। उन्होंने किसी कैंडिडेट को नहीं देखा कि कांग्रेस का है या और कोई कैंडिडेट है, भाई बीजेपी भगाओ। हरियाणा में भाग ये धीरे धीरे सरकारी नौकरियां खत्म करके जो हमारी रिजर्वेशन थी वो बीजेपी खत्म है, बाबी कांग्रेस की है। जय भीम, दलित टाइम्स देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुषमा। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए हम पूरे हरियाणा में घूमकर इलेक्शन कवर कर रहे हैं और लोगों से ये जान रहे हैं कि इस बार उनका जो मूड है और जो हरियाणा इलेक्शन होने वाला है उसमें क्या माहौल है। इस वक्त मैं हूं पानीपत जिले में, विधानसभा है पानीपत शहर। मेरे साथ इस वक्त बीएसपी की कैंडिडेट जो बसपा इनेलो गठबंधन के साझा सहयोग से यहाँ पर टिकट दी गई है, उन्हें दिए वो हैं सरोज बालाजी, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमें टाइम दिया। जय भीम साथियों, जितने भी दर्शक हैं, मैं सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगी। और मैं ये जो दलित चैनल है आप देखो कि मैंने बहुत पहले सब्सक्राइब किया हुआ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि आपको पहली बार यहाँ टिकट मिला है, ये सीट पहले गई थी बीजेपी के खाते में। इस बार किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जाओगे कि वो आपको वोट दे? दरअसल सभी जानते हैं आजकल जो हवा चली हुई है, कहते हैं ना हाथी ने पहन लिया चश्मा, जब चलेगा हाथी ना बचेगा पंजा, उड़ जाएगा फूल। तो हवा तो ऐसी चली हुई है। और रही बात बीजेपी की, ये 2 टाइम जो है बीजेपी का था या पहले कांग्रेस का था, बीजेपी तो बिल्कुल खत्म है, क्योंकि वो हकीकत में नहीं है। वो पब्लिक को, जनता को जो है ना ख्वाब दिखाती है, युवा बच्चों का शोषण कर रही है, कौशल रोजगार के तहत दिखावा कर रही है। महिलाओं के हित की बात, सिलेंडर 500 से उन्होंने 1100-1200 का पहुंचा दिया। सब्जी रसोई सारी जो है वो महंगी कर दी गई। तो इन चीज़ों से महिलाएं, क्या हमारी जो युवा हैं वो भी बेरोजगार है। हमारा हरियाणा नंबर 1 था खुशहाली में, आज के दिन क्या है, क्राइम नंबर 1 बनता जा रहा है। वो रीजन क्योंकि रोजगार नहीं है। हर बच्चे को राइट है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, माँ बाप को तो पैसा चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसने गलत रास्ता क्यों अपना रहा? इस सरकार की बदौलत अपनाया जा रहा है, क्योंकि उनको रोजगार नहीं है। तो जैसे ही हमारा ये जो घोषणा पत्र है उसमें हर घर रोजगार में 21,000 रुपये बेरोजगार बच्चे को दी जाएगी। अगर रोजगार नहीं मिलती तो उनको बेरोजगारी बता दिया जाएगा। वृद्ध जो हमारे जन हैं वो भी रुष्ट हैं, क्योंकि जो पेंशन ताऊ देवीलाल ने 35 साल पहले 100 रुपये की स्टार्ट की थी, उसकी आज वैल्यू कितनी होगी? कम से कम 7,000। हमने घोषणा की है कि 7,500 की जाएगी। बीजेपी ने क्या किया? मैं एक अधिकारी रही हूँ, मैं ऑलराउंडर रही हूँ। इस पानीपत में लगभग मेरा 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने ये देखा, मिसमैच, एज, नाम बहाना करके पेंशन काट दी गई। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, पड़ोस में जब मैं करनाल डीओ की बात थी, हमारे बंदों के डुप्लीकेट नाम करके पेंशन उड़ा दी या किसी और खाते में चलेगी। भले ही किसी ऑफिसर को उन्होंने सस्पेंड किया, लेकिन हुआ क्यों? रीजन ये था कि पोर्टल है, पोर्टल में सरोज का आप सरोज कुमारी लिख दोगे, सरोज बाला लिख दोगे तो मिसमैच है, काटो जी। ये पोर्टल तरह तरह के बना रखे हैं। आम आदमी के पास हैंड टू माउथ है, रोजी रोटी नहीं है। मैंने अपने घर में देखा, जो घर में काम करती है, मैंने पूछा तेरे बच्चे जाते हैं स्कूल? कहते नहीं मैडम नहीं जाते। मैंने कहा तू बच्चों को भेज। वहाँ जाके पता है सबसे पहले क्या मिला? भाई अपना आधार कार्ड लाओ, बैंक का खाता लाओ, आप इसकी जो डेट फैमिली आईडी लाओ। सारी चीज करेक्शन करने के बाद कहते हैं जी मिसमैच है, इसे तो मतलब एनरोल नहीं हो सकता। उससे क्या, बच्चों की ड्रॉप आउट रेशो मतलब बढ़ती जा रही है। रीजन ये है कि मिसमैच का बहाना करके हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, जो पब्लिक की जरूरत है, उनको बंद कर दिया गया।
उनको बंद कर दिया जा रहा है। आपने जितनी बातें गिनाई इनमें ये पता चल रहा है कि आपके पास जो मुद्दे हैं वो बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, महिलाओं से लेके युवाओं तक, सबके बीच में। लेकिन आपने जैसे कहा कि बीजेपी ने की जो 10 साल की सरकार है उसने बहुत सी खामियां रही हैं, लेकिन जनता का ये कहना है कि जब बीएसपी का यहाँ वोट परसेंटेज ज्यादा था तो उनके जो विधायक जीत के आते थे वो जीतने के बाद किसी और पार्टी में चले जाते थे, तो हम उन पे विश्वास क्यों जताएं? बिल्कुल सही पूछा आपने। याद है हरियाणा जब बड़ा बना था तो दल बदल के नाम से फेमस है। अब वही स्थिति जो है आज है। बीजेपी के पास तो अपने कैंडिडेट भी नहीं है। अरे एक एमएलए को, एक आदमी को 8वीं बार उसमें उतार रहे हो असेंबली में। आप समझते हो कि कितनी उनकी मजबूती है पब्लिक के बीच में। उन्हें पता है कि हमारे पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, जबकि काबिल बहुत है लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लूज है। बीजेपी ने किया क्या है? बेरोजगारी बढ़ाई है, युवाओं का शोषण हुआ कौशल रोजगार के तहत, डिफरेंस कर दिया, हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवा दी। अभी देखो ना आरक्षण के मामले में, जो आरक्षण के जो रिजर्वेशन है उसमें कास्ट को बांट दिया गया, वही भाई ए और बी करके। जब 22.5%, 15 प्लस 7.5% जो है हमारी रिजर्वेशन है, आज तक किसी डिपार्टमेंट में पूरी है? मिनिमम 10 या 11। पता IIM अहमदाबाद में एक सिंगल कोई बता दो कि वहाँ प्रोफेसर हो SC BC या जो OBC का, या आप इसमें सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ कोई जज है? तो ये चीजें हैं, दिखावा कुछ। और रही सही आजकल जो क्रीम होती है हमारी नेशन जो चलाती है, जिसपे हम प्राउड फील करते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, सिविल सर्विसेज, उनको नीचे अंडरग्राउंड खाते से भरा जा रहा है। तो उससे क्या है, एक जो आवाम की आवाज है वो कहते कि बीजेपी भगाओ, क्योंकि ये अपना 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 करते। परिवारवाद की बात लगा लो, अमित शाह का तो मैं तो बड़ा साफ सुथरा हूँ, लेकिन क्या है उनका बेटा क्या बना रखा है, उनकी प्रॉपर्टी देखो कितनी है। तो ये परिवारवाद नहीं है। बीजेपी सिर्फ नाम बदलती है, वायदे करती है, लोगों को सपने दिखाती है। और रही सही आज के जमाने में देख सब लोग राम राम जी, जय श्री राम। अभी भी मैंने ऑफिस खोला तो जय श्री राम जी, ओके मैं भी जय श्री राम करती हूँ, लेकिन भाई जो अयोध्या मंदिर बना इसकी दीवार कैसे बह गई, बजट कहाँ से मतलब चला गया, पुल गिर गया। एक उसको जो कंप्यूटर इंजीनियर होता उसको तुम ठेका दे रहे हो, पुल गिर गया। कितने मरे थे बंगाल में, याद है आपको? कलकत्ता में कितनी क्या हाँ हमारे बंदे मरते, जो लेबर है वो मरती है काम करते हुए। अरे रही सही मराठा का, शिवाजी मराठा का स्टेच्यू गिर गया, प्रधानमंत्री ने माफी मांगनी पड़गी। तो ये क्या सफलता है इसकी? बड़े शर्म की बात है जाए एक प्रधानमंत्री के में माफी मांगता और स्टेच्यू गिरने के बारे में। तो इस बात से आप जज कर सकते हैं कि बीजेपी की सफलता क्या है। मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ, अभी जैसे स्कूलों की बिल्डिंग बनाई जा रही, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हो। बच्चे बैठे हमारे जो पैसे वाले हैं वो तो बाहर भेजते हैं, हमारी गरीब बुआ के बच्चे हैं, हमारे फैमिली के बच्चे हैं। तो वो बिल्डिंग पर डेट लिखवा दो कब गिरानी है या कब टूटनी है। तो इन चीजों से समाज में बिल्कुल अंटी हवा। इनका बीजेपी तो गई, रही सही कांग्रेस। कांग्रेस में पट्टम टूट लड़ाई झगड़े, कोई आइडल लीडर नहीं है, एक ही बंदा अपनी पावर लेके बैठा है, कोई दूसरा बोल ही सकता। तो दोनों खत्म है। वो मैंने जैसे पहले ही बताया कि चश्मा पहन लिया हाथी ने, चलेगा महलकता तो दबेगा पंजा और उड़ जाएगा। तो आपकी बातों से ये स्पष्ट तौर पे मैं अगर कह पाऊं कि आप अपने सामने ना बीजेपी ना कांग्रेस किसी को भी अपना प्रतिद्वंदी नहीं मान रही है। बिल्कुल, ये दोनों ही साफ है। मैं यहाँ पे अधिकारी रही, मैं प्रिंसिपल यहाँ पे रही, लोग मुझे खुद अप्रोच करें। मैंने अभी तो फाइल किया नॉमिनेशन, तो काम देखा है लोगों ने, पहले भी देखा है। अधिकारी के रूप में हमने कितना काम किया हुआ, तो अब नेता के रूप में देखेंगे कि कहीं इनका जो है कूड़ा देखो कितना कहीं डिस्पोज का नहीं है। रही सही और सीवरेज में हमारे जो बंदे काम करते हैं उनके लिए कोई वो नहीं है, उनके लिए भी कोई ऐसा नहीं है इंश्योरेंस वगैरह। अभी किसी से बात हुई, दिल्ली की जो गटर साफ कर रहा था, एक्सपायर हो गया, नीचे उतार दिया। उनके बच्चों को क्या मिला? 4 बच्चे और वो विधवा जो है बैठी है, उनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। और कहेंगे हम तो रिजर्वेशन का ये कर रहे हैं, हमने इनके लिए ये कर दिया। क्या किया? रिजर्वेशन को तो ये खत्म कर रहे हैं। वो किस वजह से? क्योंकि हर एक चीज को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, कौशल रोजगार में कर दिया। एक बहाना ढूंढ लिया
कि जब प्राइवेट होगी नहीं तो प्राइवेट कंपनी, मेरे घर में मालूम मैं प्राइवेट हूँ, मैं क्यों मानूंगी दूसरे की बात। तो ये धीरे धीरे सरकारी नौकरियां खत्म करके जो हमारी रिजर्वेशन थी वो भी छीनी जा रही है। रिजर्वेशन भी छीन लिया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पे एक चीज देखने के लिए मिल रही है कि ये कहा जा रहा है कि इनेलो जो एकदम खत्म हो चुकी है, बसपा जो लोकसभा चुनावों में 1.5% पे आ गई है, तो बीजेपी कांग्रेस के सामने अब कोई तीसरा विकल्प है ही नहीं लोगों के पास। दरअसल बात ये है, अभी जो पार्लियामेंट का इलेक्शन था वो मोदी भगाने का था, बीजेपी भगाने का था। उन्होंने किसी कैंडिडेट को नहीं देखा कि कांग्रेस का है या और कोई कैंडिडेट है, भाई बीजेपी भगाओ। हरियाणा में भाग गई, आधी भाग गई। तो कहने का अभिप्राय ये है कि बीजेपी खत्म है, और अब बारी कांग्रेस की है। अब बारी कांग्रेस की है। रही इनेलो, कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस को भगाने की बारी। हाँ, कांग्रेस को भगाने की बारी है। बीजेपी और कांग्रेस वाले कहते हैं कि तीसरा कोई विकल्प उनके अलावा है ही नहीं। जैसे आपने कहा कि इनेलो खत्म है, बीएसपी 1.5% पे आ गई, वो एक रीजन था, सबने इकट्ठा कर लिया, एक मन बना लिया कि भाई बीजेपी भगानी है। तो वोट संख्या, ये है क्षेत्रीय इलेक्शन, तो ये हमारे क्षेत्रीय मुद्दों पे लड़ाई होगी। तो इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आउट है। ये आपका रिजल्ट ये बता देगा कि हमारा एक तरफा रुझान है। आप फील्ड में जाओगे तो आप पूछ लेना कि सरोज बालागुर कौन है। तो मैं बड़ा फक्र फील करती हूँ कि मुझे बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठबंधन ने मुझे प्रत्याशी बनाया और सभी मेरे साथ बैठे हैं। आप पूछ सकते हैं कि 100% बीजेपी आउट। मैं ये कहती हूँ बीजेपी भगाओ, कांग्रेस न हराओ, इनेलो और बीएसपी का गठबंधन लेके आओ, तो सभी खुशहाल होगा हरियाणा। सबसे पहले यही है मेरा नारा कि इन दोनों को भगाओ, हरियाणा बचाओ। इन दोनों को भगाओ, हरियाणा बचाओ। मैम, आखिरी सवाल ये है कि 5 तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे, 8 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे। आप क्या सोच रही हैं कि कितने मतों से या कितने मतों के अंतर से आप जीतने वाली हैं? हम तो भारी मतों से जीतेंगे, एक तरफा हमारा रुझान है। मेरे जो अगेंस्ट में है एमएलए, पूर्व एमएलए रोहिता रेवड़ी है। अभी जो प्रेजेंट था उनको दोबारा टिकट मिले, प्रमोद विज है। तीसरा जो है मतलब कुछ नहीं है बाकी। तो सबसे सक्षम मजबूत, वो एमएलए होते हुए अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, पहचान नहीं पाते। आप कहीं भी मेरे को खड़ा कर दो वो जरूर पहचानते कि सरोज कौन है, क्योंकि हम जमीन से जुड़े, वो हवा से जुड़े हैं। हम काम करते हैं, बीजेपी वाले हवा में उड़ते हैं। नाम बदल दिया किसी जगह का, काम का मतलब नहीं है। दूसरा नए स्कीम चला दी, सब पब्लिक उधर देखती है कि ये का नया मुद्दा आ गया। तो उससे क्या है, हम धरातल से जुड़ेंगे। और रही बात इनेलो की, इनेलो कहीं नहीं गई थी, आज भी उनका वोट प्रतिशत अच्छा है। आप कहीं भी जाके देखो, पकड़ मजबूत है। वो कुछ एक सरकमस्टांसिस ऐसे होते हैं कि हमें किसको हराना, किसको जिताना, नेगेटिव सोच कई बार पकड़ी जाती है। तो आप देखना, इस बार हम भारी मत से विजयी होंगे और हमारा जो गठबंधन है वो कम से कम 60-70 के बीच में सीट न ले जाए तो मैं बैठी हूँ। एक सवाल मैम, आखिरी सवाल भी है कि जैसे ग्राउंड पे लोगों का कहना ये है कि बीएसपी और इनेलो का गठबंधन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इनेलो की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं दलितों के थोड़ा खिलाफ है। दरअसल गठबंधन आज की जो समय की वो डिमांड है। अब सेंटर में देख रहे हो, गठबंधन की सरकार है एनडीए की, ये तो क्षेत्रीय पार्टी है और बीएसपी नेशनल पार्टी है। वो आम पब्लिक से हमारे हित ज़्यादा जानते हैं। इनेलो के साथ गठबंधन क्यों है? क्योंकि उनका एक नारा किसान और कमेरा। आप समझ गए, मैं जाति का नाम नहीं लूंगी। कमेरे हम हैं और किसान जिसके पास जमीन है। दोनों जब तक एक साथ नहीं जुड़ेंगे, ना खेत चल सकता, ना कमेरा जी सकता। तो इस करके ये धारणा कि किसान और कमेरा का गठबंधन ठीक नहीं है, ये आपने एग्जाम्पल देखा होगा 98 में फर्स्ट टाइम हमारे एमपी आए थे और कुछ एक कड़ी चीज़ें हमें अवॉइड करनी पड़ती हैं हमें अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए। तो गठबंधन तो परिवार में भी है, घर में भी है, तो राजनीति में हो तो कोई बुरी बात नहीं। मैं एग्री इस बात से। बीजेपी नारा क्या देती है, 400 पार सीटें कितनी आई? अभी मैं सोच रही थी 90 पार बोलने वाले हरियाणा में, जो कोई सब समझते सकते हैं 90 पार का
नारा, इसका मतलब जितनी है शून्य। 60 से 70 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकती हुई बीएसपी और इनेलो का गठबंधन, ये कहना है पानीपत शहर की जो विधानसभा है वहां से बसपा इनेलो की साझा प्रत्याशी सरोज बालाजी का। इनके मुद्दे हैं महिलाओं से लेकर युवाओं तक, बेरोजगारी से लेकर महिला सुरक्षा तक।